अस्सलाम वालेकुम अदनान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जिब्रान? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। ये बताइए कि आज क्या हम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम सब पे बात करेंगे, जो कि इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड में पॉडकास्टर्स भी हैं, एंड दे टू लाइंस फ्रॉम ईच के साइड ऑफ द कैम्प क्या बात करते हैं, वेयर दे स्टैंड। मेरा मतलब नज़र ये है कि हम ये जान जाएं कि ये जो लोग हैं, इनका आप जेनेसिस बताएंगे, कहाँ से आए, हाउ दे केम टू बी एट दिस स्टेज, ये इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। और दूसरा ये चीज़ है कि इनमें से हर किसी का कोई एक दे आर एक्सपर्ट इन अ सर्टेन एरिया, आप ऐसे कह लें, ठीक है। सो वो कौन है और कब कब आप इनको सुनते हैं, और व्हाट आर योर काइंड ऑफ वो जो होती हैं क्या होते हैं उसे ट्रिगर्स हैं जिन पे आप कहते हैं कि भाई उनका ख्याल रखना चाहिए, यू शुड नॉट गो द होल हॉग विद देम। तो बताइए। पहले लोगों के बताते चलें कि आज हमारा पहला सेशन है जो ऑन साइट है, यस ऑन प्रेम है। यस और हम वी आर ट्राइंग समथिंग न्यू, या क्योंकि जितना भी साइंस तरक्की कर जाए और जितनी भी ऑनलाइन मीटिंग्स आम हो जाएं, उसके बावजूद एक साफ बिल्कुल बिलमुशाफा सामने बैठ के जो एक फीलिंग आती है और जिस तरीके का मेरा ख्याल है इंटेलेक्चुअल जूसेस फ्लो करना शुरू करते हैं, यस यस वो डिस्टेंस से नहीं करते। यू आर स्टेयरिंग एट अ ब्लैंड स्क्रीन। और आपने देखा आई कांटेक्ट नहीं आप एस्टैब्लिश करते, नो मैटर हाउ हार्ड यू डू इट, आप ऑनलाइन वो रेसिप्रोकेशन नहीं होती। एग्जैक्टली। एक्चुअली मैं तो इसीलिए आई एम बीन क्रेविंग फॉर दिस के हमारे पास कोई ऐसा सेटअप बने कि हम बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने बैठ के बात कर सकें, जैसे नॉर्मल हम बातचीत करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी कंस्ट्रक्टिव तरीके से हमारी सारी उस वक्त थॉट स्ट्रक्चर फ्लो कर रहा होता है। लेकिन मैंने खुद ये नोट किया है कि जब हम ऑनलाइन बैठे हुए होते हैं तो वो मजा नहीं आ रहा होता। या अच्छा जी, आज पॉडकास्टिंग को डिस्कस करते हैं। यस और पॉडकास्टिंग के लिए मैं पहले तो ये जो आपने बात की कि कुछ एक्सपर्ट्स हैं, या पॉडकास्टिंग में एक्सपर्ट्स गेस्ट ही होते हैं आमतौर पे। आप ये कह सकते हैं कि जो होस्ट है वो मुख्तलिफ फील्ड्स को एड्रेस करते हैं। आमतौर पर उस फील्ड के एक्सपर्ट वो नहीं होते। मैं कम ही ऐसे किसी पॉडकास्टर को जाता हूँ, हाँ ठीक है, सैम हैरिस मिसाल के तौर पे एक आध प्रोग्राम करता है। और कुछ ब्रेट वाइनस्टीन है, वो करता है। ठीक है, वो दोनों भाई मिलके भी करते थे, एरिक वाइनस्टीन और ब्रेट वाइनस्टीन वगैरह। लेकिन ज्यादातर आपको ऐसे ही मिलेगा कि होस्ट एक बड़ा सिंपलटन सा एक लेमैन टाइप का आदमी होता है। और वो बेसिकली इनेबल करता है कि अगला बंदा बड़ी कंफर्ट से अपने सारे ख्यालात का इजहार कर दे। ठीक है। क्योंकि ये जो डायनामिक है ना, ये इसीलिए इतना कामयाब हुआ है पॉडकास्टिंग का कि उसमें जो रिसीवर बैठा हुआ है, जो होस्ट कर रहा है प्रोग्राम को, उस वो अलाउ करता है आपको कि आप खुल के खेलें। हाँ, वो मतलब वो आपको प्लेटफॉर्म करने के लिए अपने आरा को जगह प्रोवाइड कर रहा है जगह basically। प्रोवाइड कर रहा है। और आपको मतलब वो बिल्कुल हल्की सी भी आपको पेट्रोनाइजिंग की फीलिंग नहीं होती। क्योंकि इससे पहले क्या मॉडल चलता था, वो ये चलता था कि आप किसी टीवी प्रोग्राम में जाते थे, वहां पे एक प्रिपेयर्ड स्क्रिप्ट मिलता था एक एंकर को, यस उसने आपसे वो क्वेश्चंस करने होते थे। चैनल की एक पॉलिसी है, उसको भी एक रोल हासिल है आपकी गुफ्तगू को क्यूरेट करने में। तो वो एक बड़ा डिफरेंट डायनामिक बनता था। सही। पॉडकास्टिंग इसीलिए इतनी मशहूर हुई क्योंकि इसके अंदर डायनामिक ही ये बनना शुरू हो गया कि लेमन बैठा होगा आपके सामने, वो बड़े अच्छे वो सवालात करेगा जो एक आम बंदे के सवालात होते हैं। एक आम बंदा जैसे किसी चीज को क्यूरियोसिटी के साथ अप्रोच करता है, वो इम्प्रेस भी होता है आपकी बहुत सी थॉट से। सही ये फीलिंग को नहीं मिलती थी इससे पहले। सही है। इसलिए मेरा ख्याल है ये पॉडकास्टिंग का एक फिनोमेना जो है उसने टेक ओवर कर लिया ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। इनिशियली आपको पता है ये सिर्फ ऑडियो हुआ करती थी, लेकिन बाद में वीडियो पॉडकास्टिंग का दौर आ गया। और अब तो मेरा ख्याल है कि जब तक वीडियो पॉडकास्ट आप ना देख रहे हो, सुनने का दूसरा मजा नहीं आता। हाँ, वो एक कंफर्ट जरूर है कि आप जाते आते गाड़ी में और मुख्तलिफ एक्टिविटीज करते हुए बहुत से लोग जो हैं वो पॉडकास्ट सुन रहे होते हैं। तो वो ऑडियो की अपनी एक जगह है, लेकिन वीडियो पॉडकास्टिंग ने बड़ी सेंट्रलिटी इख्तियार कर ली है। सही। अच्छा, हमारे यहाँ तो अभी ये बड़ी प्रिमिटिव स्टेजेस में है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। बस पॉडकास्टर्स आए हैं, वो उन्होंने डायनामिक तो वही अपनाया है। और मेरा ख्याल है किसी हद तक फितरी भी है, उसको कॉपी करना नहीं कहना चाहिए, वो एक बड़ा फितरी डायनामिक है। ऐसे लोग सामने आए हैं जो अच्छे तरीके से सवालात पुट कर सकते हैं, अगले बंदे को जिसको तुमने बुलाया है उसको जवाब देने का पूरा मौका दे सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उस तरीके से अभी तक नीशेस डेवलप नहीं हुई कि एक बंदा जो है खास नीश के लोगों को बुलाता है और उससे हटकर लोगों को नहीं बुलाता। या अगर नीश खुली भी छोड़ी हुई है
तो हमें ये पता है कि उस बंदे के इंटरेस्ट के एरियाज कौन कौन से हैं, वो आमतौर पे उसी इंटरेस्ट के एरिया से लोगों को बुलाता है। कुछ जनरलाइज भी करते हैं लोग। तो हमारे यहाँ तो चले पॉडकास्टिंग के बाद में आते हैं, जहाँ से फिनोमिना शुरू हुआ और जहाँ पे मशहूर है अमेरिका में, उसके बारे में बात करते हैं ज़रा। इंटरनेशनल पॉडकास्टर्स जो हैं वो किस किस किस्म के हैं और क्या माहौल उनका बन रहा है। अच्छा, आप इनको ग्रुप करेंगे किसी हवाले से, या जस्ट इंडिविजुअल्स को लेंगे, या आपके ज़हन में कोई ग्रुपिंग एग्जिस्ट करती है कि ये एक कैंप है और ये दूसरा कैंप है? देखिए 2-3 बड़े कैंप्स हैं जो इस वक्त मेरे ज़हन में टॉप ऑफ माई हेड आ रहे हैं। आपको पता ही है, हम इस तरह के सेशंस को ज़रा अपने नॉर्मल बिहेवियर में रखते हैं, कोई प्रिपरेशन नहीं करते उसके लिए। या तो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड लगेगा लोगों को, जैसे जैसे ख्यालात आ रहे हैं हम उसका बयान कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर एक बड़ी कैटेगराइजेशन करें तो देखें, राइट और लेफ्ट की तो 2 बड़ी कैटेगराइजेशन वेस्ट में पाई जाती है। करती है बिल्कुल। हमारे यहाँ भी है, लेकिन हमारे यहाँ लोग उसको कहते नहीं है। हमारे यहाँ उसको कंजर्वेटिव या दीनदारी, दीन वालों को नाम दे देते हैं, कुछ बाकी हर फील्ड को एड्रेस करते हैं। उस तरीके से नहीं, हमारे यहाँ वेस्ट में बहुत क्लियर है ये, एक राइट के लोग होते हैं, एक लेफ्ट के लोग होते हैं। हमारा राइट और लेफ्ट काफी मिक्स है, मतलब काफी मिक्स है। हाँ, उस तरह केयरफुली डिमार्केटेड नहीं है। हम्म, अपने यहाँ पर सियासतदानों को ही देख लें तो हमारी कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी जो है, उनके अक्सर मामलात में को बहुत ज़्यादा फर्क नजर नहीं आता है। इवन जो एक थर्ड पार्टी भी आई थी हमारे यहाँ, उसके बाद भी उनको प्लेस करने में मसला था लोगों को कि उनको कहाँ प्लेस करें, जी। राइट ऑफ सेंटर प्लेस करें, लेफ्ट ऑफ सेंटर प्लेस करें, सेंटर प्लेस करें, क्योंकि बड़ी सेम सिमिलर थीम्स होती हैं उनके यहाँ। वेस्ट में ये चीज़ें बड़ी वाजे हो गई हैं ओवर टाइम। तो वेस्ट में राइट और लेफ्ट की बड़ी तकसीम तो है ही। उसके बाद आपको पता है 2 बड़ी तकसीमें इनके अपने अंदर भी कायम हो गई। उन तकसीमों को मुख्तलिफ नाम दिए गए। मिसाल के तौर पे फार लेफ्ट आपने नाम सुना जी होगा, बिल्कुल। इसी तरीके से आपने फार राइट या ऑल्ट राइट नाम सुना होगा। यस बिल्कुल। तो ये तो सियासी स्ट्रक्चर में उनकी तकसीमें थी। जी। पॉडकास्टिंग की दुनिया में अगर आप आए खास करके, या आप ये कह लेंगे सोशल मीडिया की दुनिया में अगर आए, सोशलाइज कर लें, तो जो बड़ी तकसीम बनी वो बेसिकली राइट, लेफ्ट और आईडीडब्ल्यू की बन गई। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डार्क वेब, ये एक टर्म थी जो आज से कुछ साल पहले, शायद 5-6 साल 8 साल पहले, मुझे टाइम याद नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक कॉलमनिस्ट और राइटर हुआ करती थी बेरी वाइस के नाम से। उन्होंने पहली मर्तबा इसको पॉपुलराइज किया। अगरचे आईडीडब्ल्यू का नाम देने वाले एरिक वाइनस्टीन थे, उन्होंने ये नाम प्रपोज किया था। वो एक बड़े ज़हीन और ज़बरदस्त किस्म के इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन वो भी बेसिकली अपने आप को चूंकि इंटेलेक्चुअल डार्क वेब की इंटेलेक्चुअल शुमार करते थे, इसलिए वो इसको पॉपुलराइज नहीं कर सके। बेरी वाइस चूंकि एक अखबार में काम करती थी, उन्होंने इसको पॉपुलराइज किया। और ये तकसीम जो है ना, आप देखें अगर, तो ओबामा के दौर के अंदर आकर वेस्ट में ये तकसीम काफ़ी वाज़ेह होना शुरू हो गई कि कुछ टॉपिक ऐसे डिक्लेयर होना शुरू हो गए इवन अमेरिका के अंदर, कि जो काबिल बहस नहीं समझे जाते थे उनको। हालांकि मैं अमेरिका की बात खासतौर पर इसलिए कर रहा हूँ, अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जिन्होंने उनका फर्स्ट आर्टिकल जो फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो फ्री स्पीच से मुतल्लिक, और वो इसको बड़ा बोस्ट करते हैं, इसको बड़ा प्राइड महसूस करते हैं कि बाकी दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ये इस तरीके से नहीं, फर्स्ट अमेंडमेंट तो नहीं कहीं पे भी है। तो अगर है भी तो उतनी मुतलक नहीं है जितनी अमेरिका है मुतलक। जी जी। तो उसमें ये हुआ कि ओबामा के दौर के अंदर तकरीबन जो है ना, ये ट्रंप साहब का जो है ना क्लेम टू फेम शुरू होना शुरू हो गया। और उसके अंदर ये तकसीम बहुत वाज़ेह होना शुरू हो गई कि वो टॉपिक्स जो इससे पहले फार राइट के या ऑल्ट राइट के समझे जाते थे, जिसमें बड़े बड़े टॉपिक्स थे, ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी थी जी, जो बरतानिया में भी बड़ी मशहूर कर रहे थे और हो रही थी, और अमेरिका में मशहूर हो रही थी, और यूरेबिया का कॉन्सेप्ट था, और तरह तरह की इस तरह कुछ क्रैंक थीरीज थी, बीएलएम के मसाइल थे, ब्लैक लाइव्स मैटर के मसाइल थे, जो अभी तक उसने इनकी ये बीएलएम वाली शक्ल तो इख्तियार नहीं की थी, लेकिन मतलब ये मसाइल बड़े तेजी से सामने आ रहे थे, और इसी को बुनियाद बना के फिर आपको पता है इंटरसेक्शनैलिटी और क्या कहना चाहिए, डाइवर्सिटी, एक्विटी, जेंडर, डीआई के मसाइल सामने आ रहे थे। तो उसमें लेफ्ट को एक बढ़तरी हासिल थी बहुत ज्यादा। सही। और वो बढ़तरी बड़ी डिसाइसिव किस्म की थी, क्योंकि आपको पता ही है कि अगरचे राइट विंग के लोग इसको थोड़ा सा महसूस करेंगे कॉन्डिसेंडिंग उनके लिए, लेकिन इंटेलेक्ट अगर आप कहीं सही मानो में अगर कहीं फ्लो करती है तो वो लेफ्ट पे रहती है। ये इस पर हम किसी टाइम पे बाकायदा मौजूद बनाकर गुफ्तगू कर लेंगे, लेकिन आज़ाद ख्याली जब तक आपके अंदर ना हो, आपकी इंटेलेक्ट हर उस जगह को जाने की, अपने आप को आज़ाद महसूस ना करे कि कोई बाउंड्रीज नहीं है,
वहां पर जाकर इंटेलेक्ट सही फ्लो होना शुरू होती है। ऐसे ही, और वो उससे आपका इख्तिलाफ करना या एग्री करना लाजमी नहीं है, लेकिन व्हेन इट लीड्स द फ्लो हमेशा यू कम अप विद समथिंग डिफरेंट, राइट? वो राइट हमेशा से स्ट्रांग रहा है हर जगह पे। मतलब राइट में लिमिटेशन था ना, वो अगेंस्ट द फ्लो वाली बात भी नहीं है। अभी हम फार राइट की और फार लेफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल राइट और सिंपल लेफ्ट की। राइट चूंकि कंजर्वेटिव कहलाते हैं, कंजर्वेटिव्स का तरीका कार ये है कि भाई परंपरा है, एक चीज चली आ रही है, स्टेटस को उसमें कुछ लिमिट्स हैं, उसमें कुछ कल्चरल लिमिट्स हैं, उसमें कुछ रिलीजियस लिमिट्स हैं, उसमें कुछ सोसाइटल नॉर्म्स हैं, उसमें रह के बात करनी चाहिए आपको, और उसके बाहर आपको सोचना भी नहीं चाहिए ज्यादा। लेफ्ट जो है वो बिल्कुल हर चीज को ब्रेक करने की तरफ जाते हैं, उन्हीं के यहाँ ये सारी सारी लिबरलिज्म जिसको कहा जाता है जी, वो वहीं से बेसिकली फूटता है। तो यही दो बड़ी तकसीमें चल रही थी, और इसमें लिबरलिज्म को, लेफ्ट लीनिंग इंटेलेक्चुअल्स को, एंकर्स को, कॉमेडियंस को, आपको पता है कॉमेडियंस होते ही एक्सक्लूसिवली लेफ्ट में। यस यस यस। एक्टर्स आप देख लें, जितनी भी हाई इंटेलेक्ट की फील्ड हैं वो आमतौर पे लेफ्ट लीनिंग होनी शुरू हो गई। और ये लंबा दिहाइयों पे मुहित प्रोसेस था अमेरिका के अंदर, खुसूसन जंग-ए-अज़ीम दोम के बाद, और वो बिल्कुल ऑलमोस्ट आप समझें कि उन्हीं का होके रह गया कि बातचीत करनी उन्हीं को आती है, उन्हीं को लोग सुनेंगे, और उन्हीं से नए ख्यालात ही पैदा होंगे। इस पर ट्रंप के ज़हूर पज़ीर होने के साथ साथ जो है ना एक आना शुरू हुआ है, एक लहर आनी शुरू हुई कि राइट विंग के लोग भी उन्होंने अपने आप को मेन स्ट्रीम होता महसूस किया। तो उस टाइम पे ये जो माजी से काफी पहले से करते आ रहे थे पॉडकास्टर्स, जैसे जो रोगन है मशहूर तरीन दुनिया के पॉडकास्टर्स में से हैं, बल्कि मशहूर तरीन है, बिल्कुल। अगरचे अब जाके उनका कहते हैं बाज़ औक़ात के उनकी जो है वो क्राउन ले लिया गया और मुख्तलिफ लोगों में वो शिफ्ट होता रहता है, लेकिन बहरहाल वो अभी भी दुनिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म होस्ट शुमार होते हैं उसके तरह के लोगों को, क्योंकि पॉडकास्टिंग आपको पता ही है कि वो चूंकि एक इंडिविजुअल ने खुद अपनी एक प्राइवेट एंटिटी है ना वो, उसके पास कोई इस तरह की लिमिट्स नहीं है कि उसने किस तरह के लोगों को बुलाना है, किस तरह के लोगों को नहीं बुलाना। तो ये राइट विंग की पॉडकास्टर्स खास कर से जो जनरली राइट विंग के शुमार होते हैं, ठीक है, वो शायद इस लेवल को अपने लिए कबूल ना करें, लेकिन वो जिनमें से बड़ा तरीन नाम बेन शपीरो का आपने सुना होगा। उसने एक और अपने साथी के साथ मिलके, जेरेमी बोरिंग के साथ मिलके एक कंपनी बनाई द डेली वायर के नाम से। उनके यहाँ आप देखें बहुत ही शोहरत पा ली उसने। ये लोग मिलियनेयर बन गए, इतना मशहूर हो गया उनका प्लेटफॉर्म, क्योंकि उन्होंने बड़े सलीके से, बड़े शुस्ता अंदाज में वो सारे ख्यालात मेन स्ट्रीम करने शुरू किए जो इससे पहले उस तरह मेन स्ट्रीम नहीं थे। और लोगों को ऐसा लगता था कि हम ये बातें तो कहते थे, थोड़ा झिझकते थे, शर्माते थे। कि इसकी वजह ये तो नहीं कि जो इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी थी लेफ्ट की, उसने इनको पनपने नहीं दिया इन ख्यालात को मेन स्ट्रीम में। ये भी है, और ये भी है कि उनके ख्यालात कुछ इतने ज़्यादा ओवर लिबरल होना शुरू हो गए कि सब लोगों को महसूस होना शुरू हो गया कि भाई ये तो कहीं मतलब एक ऐसी जानिब दुनिया को धकेलना चाह रहे हैं जिससे तमाम लोगों की अपनी फितरत, अपने सोशल नॉर्म्स, हर चीज़ इबा करती महसूस हो रही है। सही। तो उसको बुनियाद बना के लोगों ने सेंट्रलिटी इख्तियार करना शुरू की, और पॉडकास्टर्स में खास कर से सोशल पॉडकास्ट में सोशल इश्यूज को जो डिस्कस करते हैं, उन्होंने सेंट्रलिटी इख्तियार करनी शुरू की। तो जो रोगन आ गए जी उसके अंदर, उसमें लेक्स फ्रीडमैन आ गए, वो टेक्नोलॉजी और काफी इंटेलेक्चुअल तरीके से चीजों को अप्रोच करने का उनका एक प्लेटफॉर्म बना। इन सबको भी इंडिविजुअली भी जो है फर्दर मौजूद बनाते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए, लेकिन राइट और फार राइट में काफी हद तक फर्क खत्म होना शुरू हो गया। फार राइट के अगर आप लोगों को देखें तो एलेक्स जोन्स बड़ा मशहूर नाम है अमेरिका में। हाँ, एलेक्स जोन्स के अलावा शायद कोई भी वो वाहिद, मतलब ये कह लें कि एक ऐसा फिगर था जिसको सब जानते थे इस वेव से पहले भी। ही वाज द लोन सेंटिनल मेरा ख्याल में। Yes. उस तरह से उसका रोल था। उनके फार राइट के व्यूज जो है ना इमरान, वो इवन राइट को भी अजीब लगते हैं ना, वो बहुत बहुत ज्यादा अजीब हो जाते हैं। यानी वो बिल्कुल ही, आपको पता है कू क्लक्स क्लैन टाइप के लोग जो हैं उनके यहाँ वो आज भी पाए जाते हैं। नहीं, वो इसका मतलब है कि जब लेफ्ट भी उतना अजीब होना शुरू हुआ तो फिर उनको मौका मिला। हाँ। तो इस तरीके से पॉडकास्टिंग की एक लहर स्टार्ट हुई, लेकिन उसके बाद ये जो आईडीडब्ल्यू का मैंने जिक्र किया था ये बहुत अहम होंगे, क्योंकि आपको पता है उसके थोड़े से के बाद ही कोविड आ गया। और कोविड और उससे पहले जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसमें इन दोनों जगहों के अंदर ये जो यानी ये इनकैप्सुलेट कर रही हैं दोनों एक्सट्रीम्स को, कि राइट को महसूस हुआ, या राइट नहीं कहना चाहिए इस तरह के मौके पे,
मिडिल क्लास लोगों को महसूस हुआ कि भाई ये एलिट्स की आपस की कोई बातचीत चलती है, सिर्फ मीडिया पे भी वही बातें आती हैं सारी की सारी, हमारे साथ बिल्कुल मामलात ही और चल रहे होते हैं, और इकोनॉमी का बड़ा खर्च निकला हुआ है, हर चीज़ इतनी महंगी होती जा रही है। लोगों ने कंपैरिजन शेयर किए हुए हैं और अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे भी, नेटफ्लिक्स पे भी, जो जाके लोग देख सकते हैं कि 1950 में, 1960 में, 1970 में कोई एक मिडिल क्लास का आदमी भी पहले घर बना लेता था, गाड़ी बना लेता था, वो इम्पॉसिबल हो गया। तो आईडीडब्ल्यू, इंटेलेक्चुअल डार्क वेब, एक ऐसे इंटेलेक्चुअल्स की, क्योंकि राइट विंग मैंने बताया ना कि उसमें इंटेलेक्चुअल्स कम पाए जाते हैं, उसमें ऐसे लोग पाए जाते हैं जो जरा लेमैन किस्म की बातचीत करते हैं, और ये पॉडकास्टर भी सारे उसी कबील से होते हैं। लेकिन एक इंटेलेक्चुअल्स का ऐसा ग्रोह सामने आना शुरू हुआ, जिनके पास पीएचडीज थी, जो किसी न किसी फील्ड के एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने भी वो बातें करनी शुरू कर दी जो बातें इससे पहले सिर्फ राइट विंग क्रैंक्स किया करते थे। ठीक है, वो मेन स्ट्रीम नहीं थी, मेन स्ट्रीम करना शुरू कर दिया उन्होंने उसको, जिसमें एक बड़ा नाम आपने सुना होगा उस जमाने में आना शुरू हुआ, जॉर्डन पीटरसन का। यस, उनके सामने आने के नतीजे में राइट विंग को महसूस हुआ कि यार चलो शुक्र है कोई तो ऐसा इंटेलेक्चुअल आया जो ना सिर्फ ये कि हमारे वाले ख्यालात रखता है, उनको बयान भी कर सकता है। वो बयान भी इस पे राय में जो कि रेडिली एक्सेप्टेबल है उस ये लेता क्रैकहेड जो है नैरेटिव से, लेकिन उसको बात करना आती है, या उसको ये पता है कि मैंने अपनी बातों को इल्मी अंदाज में कैसे बयान करना है। वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनके पास उनकी सारी लेक्चर्स नेट पे पड़े हुए थे उस बहुत पहले से, तो उनको पता था कि एक एकेडमिक है। तो आमतौर पे वो जो इंसल्ट हर्ल करके ये चुप करा दिया करते थे राइट विंग के लोगों को महसूस हुआ कि यार चलो शुक्र है हमारा कोई नाइट आ गया है जो ना जंग लड़ने के लिए हमारी। उसने ही शॉट टू फेम ओवर नाइट। मुझे याद है कैथी न्यूमन का, मतलब चैनल 4 न्यूज के लिए उसका इंटरव्यू आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसने बुलाया इसलिए था कि इसको जरा पीटे, मतलब ये एंकर्स करते थे उस जमाने में ना, कि किस तरह के जो बंदा कमिंग टू फेम होता था, कट देम डाउन टू साइज, हाँ कट देम डाउन टू साइज के लिए वो उसको बुलाते थे, ताकि उससे ऐसी काउंटर क्वेश्चनिंग करें कि उसको जो है ना अभी ये यानी कि फेम पाने से पहले ही उसका जो है ना ग्राफ गिरा दें। लेकिन वो इंटरव्यू इतना इतना कूल हेड के साथ जॉर्डन पीटरसन ने दिया, और उसमें कुछ इतनी क्लास की टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की कि वो टेक्नोलॉजीज आज तक मैं समझता हूँ, उस टाइम से लेके अब तक वो लोग इस्तेमाल करते हैं हर जगह। यानी कि वो आपको मशहूर उसकी इक्वेशन सुनी होगी कि भाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ आउटकम होनी चाहिए। क्योंकि वेस्ट तो जिस तरफ चल सॉरी लेफ्ट तो जिस तरफ चल पड़ा है उसके मुताबिक, वो तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम में बिलीव करना शुरू हो गए कि भाई क्यों खवातीन भी उतनी सीईओज नहीं है जितने मेल सीईओज हैं, क्यों रेशियल इक्वालिटी नहीं है हर जगह पे यूनिवर्सिटीज में। तो इसको उसने कहा कि भाई ये बिल्कुल अननेचुरल सी बात है। कुछ लोग किसी खास फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, अब स्पोर्ट्स के अंदर सारे आपको काले मिलेंगे, बास्केटबॉल और इस तरह की स्पोर्ट्स के अंदर, तो क्यों वहाँ पे गोरे क्यों अंडर रिप्रेजेंटेड है। तो ये बड़ी लॉजिकल कुछ बातें थी ना, जो इससे पहले वो लोग राइट विंग वाले करने से थोड़ा कतराते थे। सही है। तो ये इंटेलेक्चुअल डार्क वेब डेवलप होना शुरू हुआ। फिर एक टाइम आया कि फिर बैरी वाइस ने वो आर्टिकल लिखा जिसमें इन लोगों के बकायदा नाम ले लिए कि देखिए जी ये लिस्ट है पूरे आईडीडब्ल्यू की, कि जिनको डार्क वेब आपको पता ही है इंटरनेट पे एक ऐसी डोमेन को कहते हैं जिस पे आप आम तरीके से पहुंच भी नहीं सकते, यानी उनको आईपी एड्रेसेस होते हैं, सिर्फ उनके उनके नाम भी नहीं होते, और अगर आईपी एड्रेस भी आपको मालूम है तो वो ब्लॉक किए हुए होते हैं, आप उसमें जा नहीं सकते। तो आपको कोई ना कोई वीपीएन लगाना पड़ता था, आपको टॉर लगाना पड़ता था, और तब आप उसमें जाते थे। हालांकि लोगों का दावा ये है, मैं तो कभी डॉक्टर पे बोलता मैंने पे गया नहीं हूँ, कि जिस तरह आइसबर्ग होता है, ऊपर सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट नजर आता है, नीचे असल सारा का सारा पड़ा हुआ होता है समुद्र से। लोगों ने कहना शुरू किया कि डार्क वेब तो असल में इंटरनेट है, असल सारी डिटेल वहां पे है, लेकिन उसको मेन स्ट्रीम वाले सामने आने नहीं देते क्योंकि उनके व्यूज जो हैं वो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं ना, पॉलिटिकली करेक्ट। ये उन्होंने कहना शुरू किया और उन आईडब्ल्यू की लिस्ट में लोगों के नाम भी दे दिए, जिसमें बेरी वाइस ने सबके नाम दिए। सैम हैरिस जो मशहूर राइट विंग का शुमार होता है, ऑल्दो वो इस तरह की कैटेगराइजेशन को कबूल नहीं करता, मतलब वो लेकिन न्यू एथीइज्म को रिप्रेजेंट, आपको पता है मिलिटेंट एथीइज्म की एक फॉर्म है, और उसमें वो सिर्फ ये नहीं कहते कि हम दीन पे यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं हम एंटी रिलीजन है, हम दीन का सफाया करने के लिए आए हैं, हम दीन की बुनियाद से हम बीच करने के लिए आए हैं, इस दुनिया के लिए है ही बुरा। तो आपको पता है उन्होंने 4 हॉर्समैन के नाम से अपना एक ग्रोह भी बना लिया, जिसमें 4 टॉप उन्होंने दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स रखे। सैम हैरिस था, क्रिस्टोफर हिचन्स था, रिचर्ड डॉकिंस था, डैनियल डेनेट था।
क्रिस्टोफर बहुत हो गए बाद में, लेकिन उनको वैसे भी लोग ने इतराज भी किया, वो उस तरह के इंटेलेक्चुअल नहीं थे, वो बहुत क्लास से पब्लिक स्पीकर थे, लेकिन इंटेलेक्चुअल उस लेवल के नहीं थे। लेकिन बाकी तीनों तो प्रॉपर पीएचडी साइंटिस्ट थे, उनका नाम लिखा उन्होंने। इसी तरह ये दोनों जो भाई हैं, ब्रेट वाइनस्टीन और एरिक वाइनस्टीन। ब्रेट वाइनस्टीन जो है वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट या उससे रिलेटेड किसी फील्ड के आदमी है, और एरिक वाइनस्टीन जो है वो तो एक मैथमेटिशियन और फिजिक्स टाइप के आदमी है, जो बेसिकली पीटर थियल लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत इनोवेटर है। उसकी फर्म में और फाइनेंशियल फर्म में और ये हेज फंड मैनेजर टाइप की फर्म में काम भी करते रहे। आपको पता है जो बहुत लाइक लोग होते हैं ये फिर इस तरह की फील्ड में जाती हैं, ये प्रोडिक्शन करते हैं, प्रोडिक्शन की बेस पे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो ये बहुत तरह के टॉप ब्रेन होते हैं, वो भी उसमें थे, दोनों भाई उसमें थे। और ब्रेट वाइनस्टीन अगर लोगों को याद हो तो वो शख्स था जिसने कोविड के अंदर सबसे पहले रेड फ्लैग रेज किया था कि भाई ये नेचुरल वायरस नहीं है, ये लैब लीक है, इसके बहुत से रीजंस हैं, उन्होंने बताना शुरू किए। और एक गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च और ये सारी इस तरह की चीजें वो पहली मरतबा सामने लेकर आए। उन्होंने कहा कि ये हो रही है दुनिया में, और ये वुहान के अंदर एक लैब है जिसमें हो रही है। उनकी अपनी वाइफ भी उनके साथ होती है, वो भी इस तरह इसी फील्ड की बंदी है। और ये दोनों, उनको बिल मार ने भी सपोर्ट करना शुरू किया और अपना प्लेटफॉर्म किया। आपको पता है बिल मार के पास अमेरिका में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है रियल टाइम के नाम से, एचबीओ पे अपना प्रोग्राम करते हैं, बाद में सीएनएन में भी मैंने वो एक हिस्सा है जो सीएनएन पे भी टेलीकास्ट होता है। इन आईडीडब्ल्यू को जब इस तरह सामने लाए गए तो लोगों ने महसूस करना शुरू किया कि यार ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जितने भी चैनल हैं, इन्होंने कभी नहीं बताई हमें ये बातें कि यार इस तरह के भी इंटेलेक्चुअल पाए जाते हैं। तो वो राइट विंग जो हंगरी था ना कि उनको किसी तरीके से ऐसी आवाजें मिल जाएं जो उनकी सारी फीलिंग्स को भी ट्रांसलेट करके इस जबान के अंदर लोगों तक पहुंचा सके, उनको महसूस हुआ कि वो मिल गया है। और उसके नतीजे में एक मशरूम ग्रोथ हुई फिर पॉडकास्टर्स की, क्योंकि लोगों को महसूस हुआ। देखो राइट विंग के लोग ना अपनी फीलिंग से बात कर रहे होते हैं, अपनी प्रेजुडिसेस पे, अपनी बेस इंस्टिंक्ट्स पे, इनकी बुनियादी बातचीत कर रहे होते हैं। उनको नहीं पता होता कि किसी ऑथर ने क्या नहीं लिखा। वो नहीं ये सोचते कि यार मेरी एक है, मेरे अंदर एक फीलिंग है, मैं समझता हूँ कि भाई ये इमिग्रेशन नहीं होनी चाहिए, ये क्या बात है, ये इतने रंगों के लोग क्यों इधर बैठ रहे हैं, ये गोरे चमड़ी के लोगों का नेशन है, तो हम लोगों को यहाँ पे लीड पोजीशन में होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोगों को यहाँ पे आने के अंदर आमादा भी होते हैं, एक लिमिटेड तरीके से होते हैं, हमें कुछ जॉब है जिसमें वो चाहिए, हमें कुछ जगह है जहाँ पे ठीक है वो भी आ जाए, लेकिन ये कि उनकी अक्सरियत हो जाए। तो आप अगर इसके असल में देखें तो एक बड़ी विसरल फीलिंग है, आपके अंदर से निकलती है ये फीलिंग। हाँ, वो अपनी आपकी कह लें जो है इंस्टिंक्ट्स वो हैं जो कि बुनियादी हैं, सर्वाइवल और उससे बेस्ड है वो, और उस पर रिएक्ट करते हैं। और दे डोंट नीड नंबर्स, उनको ये नहीं कहानियां चाहिए गोरख धंधा अदादोशुमार का कि भाई ये मसला हो गया तो ऐसे हो जाएगा। तो यस ठीक है, वो हर जगह इस तरह के लोग पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें एक अखलाकी डिवाइड है, यानी कि मैं समझता हूँ कि राइट विंग के ऊपर अखलाकी बहुत से एतराज़ात किए जा सकते हैं, लेकिन ये कहना कि उनकी बात ही मतलब सामने ना आए सिरे से, इससे पॉडकास्टिंग का मैं समझता हूँ कि एक किस्म का एहसान हो गया राइट विंग के ऊपर और उनकी तवज्जो से शायद पूरी दुनिया के ऊपर। क्योंकि देखिए मैंने तो अपने बाकी प्रेडिक्शन में बता चुका हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्रेडिक्शन की थी, फरमाया था कि सूरज मगरिब से निकल आएगा। उसके दो इतलाक़ात थे बड़े, एक तो ये कि वो मगरबी तहज़ीब के बारे में था, और दूसरा इसका जो आखिरी इतलाक़ है वो तो अमेरिका के ऊपर होता है। यानी बिल्कुल ही मगरिब के अंदर आके सूरज निकल आया, अमेरिका के अंदर ये ख्यालात पैदा होते हैं, वहीं से सारी दुनिया में जाते हैं। वो जिस वहाँ पे जो ख्याल चल जाए वो चल जाता है, वहाँ पे जो ख्याल फेल हो जाए फेल हो जाता है। तो दुनिया समझते हैं कि श्रिंक होके अमेरिका में रह गई है, यानी वो खैर और शर का मम्मा दोनों बन गए, वो दोनों बन गए। जो भी कोई चीज दुनिया में कामयाब होनी है वो अमेरिका में कामयाब होगी तो दुनिया में कामयाब होगी, जो भी कोई चीज फेल होनी है वो सबसे पहले जाके अमेरिका में फेल होगी और बाकी दुनिया में भी फेल हो जाएगी। तो वहां से फिर ये पॉडकास्टिंग सारी दुनिया में फैलना शुरू हो गई। बाकी दुनिया के बारे में तो मेरा बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, बरतानिया पे थोड़ा सा है, लेकिन अमेरिका के ऊपर ज्यादा फोकस इसलिए है कि उन्हीं के पॉडकास्टर्स हैं जो तमाम नए ख्यालात दुनिया में सामने लेकर आ रहे हैं अभी। तो उनमें ये पूरी की पूरी एक लिस्ट है जो मेरे ज़हन में है ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड, जिसमें मशहूर पॉडकास्टर तरीन में जो रोगन का जिक्र कर लिया। जो रोगन का कमाल ये है कि उसके हाँ हर तरह का बंदा वेलकम है। यानी आप एक्सट्रीम लेफ्ट विंग के हैं, आप लेफ्ट विंग के हैं, आप राइट विंग के हैं, फार राइट के हैं, ऑल्ट राइट के हैं, आप आईडीडब्ल्यू के हैं, आप किसी भी जगह से ताल्लुक रखते हैं, चाहे बरतानिया से ताल्लुक रखते हैं, किसी और दुनिया के से ताल्लुक रखते हैं, सात गुरु को भी उसने होस्ट किया, इंडिया से ताल्लुक रखते हैं वो, और लोग हैं, बुद्धिस्ट को उन्होंने बुलाया है। तो उनका प्लेटफॉर्म जो है ना वो ऋषि लोगों के यानी चल तो बहुत अच्छे से रहा था,
लेकिन इट शॉट टू फेम इस ड्यूरेशन के अंदर जहां पर ये सारी चीजें सामने आई और जो रोगन ने लोगों को प्लेटफॉर्म देना शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए प्लेटफॉर्म तो आप नया नहीं बना सकते ना, वो तो कोई एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म होगा। नया प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो उसको एस्टेब्लिश करते करते कई साल लग जाते हैं। बिल्कुल। अगर से जॉर्डन पीटरसन ने और उसकी बेटी मिकेला पीटरसन ने अपना प्लेटफॉर्म बना लिया और अब तो बहुत जबरदस्त चल रहा है, लेकिन उनको बड़ा अरसा लगा। जी बिल्कुल। और उसकी वजह थी कि जॉर्डन पीटरसन आने के 1-2 साल के बाद ही उन पर एक बड़ा क्राइसिस आया। उनकी मिसेस को कैंसर हो गया। उस कैंसर की ट्रीटमेंट के दौरान में जॉर्डन पीटरसन ने अपनी नींद बहुत खराब कर ली और दवाइयों पे शिफ्ट हो गया, नींद की दवाइयों पे। नींद की दवाइयों से आपको पता ही है कि लोगों को अक्सर नेचुरल नींद आना बंद हो जाती है और वो एक क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। फिर वो नींद की भी दवाई की भी डोजेज बढ़ानी पड़ती है। तो वो एक ऐसी पोजीशन में पहुंच गए कि वो लाइलाज हो गए और जब आप सो ना सकें नहीं, वो तो इंसान के बस वो फिर हाँ सीन से गायब हो गए फिर वो। बिल्कुल। और बाद में उन्होंने आके 2 साल उन्होंने ऑलमोस्ट, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उन्होंने हाइटिस लिया, वो नजर नहीं आए लोगों को। और बाद में उन्होंने आकर अपनी पूरी रुदात सुनाई कि उन्हें दुनिया में कहीं इलाज नहीं मिला, उन्हें अल्टीमेटली रशिया जाना पड़ा रिहेबिलिटेशन के लिए। और यानी क्वैकर से उन्हें अपने इलाज कराने पड़े और इलाज करवाया उन्होंने, नॉर्मलाइज होकर वहाँ से वापस आए। लेकिन मैंने अपना वो सारा जो एक पूरा पूरा हैरोइंग एक्सपीरियंस था वो बड़ा जबरदस्त तरीके से सुनाया कि कैसे वो सुसाइडल हो गए थे और बिल्कुल। अच्छा, जो रोगन को आप प्लेस कहाँ पे करते हैं, ठीक है, वो प्लेटफॉर्म पे हर एक को जगह देते हैं, लेकिन आपको एक सर्टेन बेंड जरूर नजर आता है। ठीक है, वो अलाउ करते हैं हर किस्म के उसको, वो जो सवाल पूछते हैं वो इतने इंसाइसिव नहीं होते जितने हमारी हार्ड टॉक नहीं हो रहा होता। हाँ, लेकिन ये है कि फिर भी उनकी जो अपनी ओपिनियंस हैं, जो कि वो शायद पॉडकास्ट में तो इतने वाज़ेह तौर पे बयान नहीं करते, लेकिन जब वो सोशल पे वैसे आते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, तो दे हैव अ सर्टेन उनकी राय है किसी उसके हवाले से, उसको आप कहाँ प्लेस करते हैं? देखिए वो राइट विंग है फॉर श्योर। और फार राइट है कि नहीं है, इसमें बड़ा मेरा ख्याल से मुश्किल सवाल है। मेरा ख्याल है नहीं है, ठीक है, लेकिन वो फ्लर्ट बहुत करता है फार राइट के साथ। ठीक है। एंड ही हैज द कैपेसिटी टू डू दैट एज़ ही हैज कैपेसिटी टू डू दैट। और मतलब अब अभी रिसेंटली सैम हैरिस ने एक वीडियो किया है डगलस मरे और डेव स्मिथ का, जो रोगन ने डिबेट करा था। उस रिस्पॉन्स बहुत से लोगों ने प्रोग्राम किया, सैम हैरिस ने भी किया। अभी मुझसे आते हैं बाद में, लेकिन मैं उसका एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि वो ये बता रहा था कि देखें उसको जो कंसर्न है ना, सैम हैरिस एक बहुत सही इंसान है। उससे रिलीजियस डिफरेंसेस हमारे अपनी जगह पे हैं, बहुत सही इंसान। और मैं कम से कम उसको इस दौर के बड़े इंटेलेक्चुअल समझता हूँ। ये दर्जा मैं शायद और किसी भी इंटेलेक्चुअल को नहीं देता न्यू एथियस्ट में से। सॉरी, चलिए इन पे बाद में बात, जब इसके ऊपर आएंगे तब मैं सवाल। हाँ, इन पर ठीक है। तो ये आइडिया, ये पॉइंट थी और ये मैं इस पॉइंट को दुरुस्त समझता हूँ। वो कहते थे देखिए मेरा इतराज ये नहीं है कि जो पॉडकास्टर है वो हर फील्ड का माहिर हो, क्योंकि उसने इतराज ही किया था कि ये पुश बैक नहीं करते ना उतना ज्यादा। जो क्रैक्स को बुलाते हैं, जो ऐसे ख्यालात जाहिर कर रहे होते हैं जो बिल्कुल बाकी तमाम मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि उनको इंजूरियस समझते हैं। सही है। जैसे मिसाल के तौर पे कोविड के दिनों में आइवरमेक्टिन और बाकी चीजें ये प्रपोज कर रहे थे जी। और कह रहे थे कि वैक्सीनेशन ना करवाएं, इस तरह की बातचीत। तो वो कह रहे थे कि वो एक्सपर्ट्स को उतना नहीं बुलाते और अगर बुला लें अपने ख्यालात से मैच करने वाले लोगों को, तो उनको पुश बैक नहीं करते उतना। तो वो उन्होंने कहा कि देखिए मैं इसकी मिसाल देता हूँ। ये देखिए वो खुद एक फील्ड का माहिर है ना, वो एमएमए का माहिर है, वो एक मिक्स मार्शल आर्टिस्ट भी है। फिर वो बहुत सी ये जो रिक्रिएशनल ड्रग्स होती हैं इसका बड़ा शौकीन है। ठीक है, एमडीएमए वगैरह और बाकी सारी चीजें। सभी तो आयावास का चल रहा है, आयावास का चल रहा है। वो वैसे उसका वो कोई बड़ा फैन नहीं निकला। वो कहता है ये यार ये सिंथेटिक की चीज है, फैड है, फैड। हाँ फैड है। तो वो फिर वो कहता है अगर उसके ऊपर कोई बंदा आगे कोई बात करे, कहता है ये पुशबैक ऐसा करता है कि 15-20 मिनट लग रहा था उसके पुशबैक के ऊपर। ये तो नेचुरल ऐसे ही होना चाहिए ना। ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि प्रॉब्लम जो हाईलाइट होता है वो यही होता है, सामने आता है कि चूंकि आप उस फील्ड के माहिर नहीं है, आपका प्लेटफॉर्म हर कोई सुन रहा है, मिलियंस ऑफ लोग सुनते हैं। आपको पता है नेट स्पॉटिफाई की डील हासिल है इसको। ये उस पर भी जो है उसका सारा हर प्रोग्राम जाता है, यूट्यूब पे भी आता है। इसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हर जगह पे हैं। कहते हैं कि आपके ख्यालात तो अनचेक्ड सारी दुनिया में चले गए ना। अब वो चाहे आप कहें कि यार ये देखें मेरा तो एक ये काम नहीं है कि मैं साइंटिस्ट तो नहीं हूँ कि मैं लोगों को वो करूँ। तो उसका एतराज यही था कि चूंकि आप एक फील्ड के माहिर हैं, इसलिए आप उसे पुश बैक करते हैं। तो उसका हल ये है कि जब आप किसी ऐसे बंदे को बुलाते हैं ख्यालात देने के लिए, तो या तो उसी वक्त अपने प्रोग्राम में साथ कोई एक्सपर्ट बंदा बिठा लिया करें, मुखालिफ ओपिनियन का भी। और अगर नहीं इसी वक्त मौका देना है, तो फिर इससे अगला प्रोग्राम या बाद में उसके ऑपोजिट भी एक एक्सपर्ट को बुलाया करें।
तो ये पैरिटी रखना वो ये कह रहा था कि बहुत जरूरी है। असल में वो बात है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे डालना ही बहुत मुश्किल बात है ना। वो आई एम श्योर ओवर द कोर्स ऑफ टाइम अगर उसने हर किसी को प्लेटफॉर्म दिया है, किसी एड्रेस भी होगी, लेकिन वो टिट फॉर टैट का केस चाह रहे हैं कि बस अभी एक राय दी, साथ ही बात दे दे, जो कि मेरे ख्याल में सिर्फ एक वो हमारे यहाँ जो बहुत मशहूर है, वो क्या होता है कि आज मुनाजरा, ये मुनाजरे का लेवल है। मुनाजरे का लेवल तो कभी भी अच्छा नहीं होता। हाँ, ये कि आपने एक बंदे की आपको आरा से इख्तिलाफ है, उसको बोलने का मौका तो देना। आप क्यों रोकना चाह रहे हैं? जब आप उसके लिए कोई उस पे चेक रखेंगे वहां पर उस गुफ्तगू में, तो अब आप उसको रोक सकते हैं किसी को प्लेटफॉर्म करने से किसी चीज को? ये खैर मेरा ख्याल है जो जो मुश्किल अब चल रही है ना, सॉरी, जो मुश्किल अब लोगों के लिए पैदा हो गई है, जो एक रियल लाइफ मुश्किल है, उसका हल किसी के पास नहीं है। वो यही है कि यार लोगों को अपनी ओपिनियन साउंड करने से तो नहीं रोका जा सकता ना। बिल्कुल। तो अगर कोई प्लेटफॉर्म बड़ा है तो इसमें उसकी गलती तो नहीं है तो उसका प्लेटफॉर्म बड़ा है, वो लोगों को बुलाता है, वो अपनी ओपिनियन साउंड करते हैं। मिसाल के तौर पर जो तकलीफ सब लोगों को थी इलेक्शन के अंदर, वो बेसिकली कहते ही है ना कि ये पॉडकास्टर्स का इलेक्शन था। ठीक है। हाँ। और उसकी वजह यही है कि जो रोगन पे गया जनाब, ट्रम्प साहब गए जी, और प्लेटफॉर्म पे गए, ऑल इन पे गए, लेक्स फ्रीडमैन पे गए, मेरा आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली, लेकिन मेरा ख्याल है थियो वॉन वगैरह पे भी गए। तो जो ये लॉन्ग फॉर्म के पॉडकास्ट होती लॉन्ग फॉर्म है ना, 2-3 घंटे लग जाते हैं। यस। तो उसमें आपका सारा अंदर बाहर आ जाता है। ठीक है। उसमें कमाल ये होता है कि आपने अगर कोई बड़ी कोरियोग्राफ किस्म की ओपिनियंस बनाई नहीं है ना, तो वो फिर चलती नहीं है इतने लंबे फॉर्मेट के अंदर। इसीलिए लोगों ने उस टाइम पे चैलेंज करना शुरू किया था कमला हैरिस को भी जी कि आप भी आए ना इसके ऊपर। जी जी। आप वैसे तो बहुत बातें करती हैं प्रॉम्प्टर से पढ़ के, या किसी इंटरव्यूअर को जो आपने पहले से सवाल दिए हुए होते हैं उन सवालों के जवाब 3-3-4 लाइनों पे देख के। तो लोगों ने खैर सारे वीडियोस भी लगाए कि वो नॉन आंसर्स होते हैं, सारे के सारे वर्ड सैलेड होते हैं। तो आए ना जो रोगन पे वहां पे आए ना, ताकि खुल के आपको 2-3 घंटे हम सुने, पता चले आपके अंदर क्या है। वो नहीं आएगी। ठीक है। तो इसलिए लोगों ने कहा कि भाई ये इसने इन चीजों ने बड़ा रोल प्ले किया। तो जो रोगन का मैं समझता हूँ कि ये दुनिया ने भी फिगर आउट करना है कि पॉडकास्टर्स को कैसे हैंडल करना है। फॉर द टाइम बीइंग ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है कि इनको करीब करीब पैरिटी रखनी चाहिए। यानी कि मैं ये तो नहीं कहता कि एग्जैक्ट पैरिटी पॉसिबल है, या इवन इनका दिल भी करता होगा कि हर बंदे को प्लेटफॉर्म दे देना। आखिर कोई ना कोई चूज करने का इनका भी कोई ना कोई फॉर्मूला तो होता होगा। ऐसे है। वही वाली हमारे यहाँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा वाली बात कि भाई आप कहीं मेरे साथ शोहरत पे पैरिटी रखते हैं तो मैं आपको बुलाऊँ ना, वरना मैं आपको क्यों लॉन्च करूँ अपने प्लेटफॉर्म से। तो मुमकिन है कि वो उसका भी इस तरह की कंसिडरेशन हो, लेकिन मतलब अभी तक जो हल सिर्फ दुनिया जाते हुए नजर आ रही है वो यही है कि कोशिश करें कि पैरिटी हो। लेकिन जो अगर आप खाली अगर वो राइट विंगर्स को बुलाता, वो एक ही मकतबा फिक्र की रिप्रेजेंटेशन करता, तो फिर तो आप कुछ कह सकते हो। हाँ, इसके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बनते रहेंगे। अभी तो ये स्टार्ट ऑफ दिस थिंग, इट्स अ फिनोमेना। हाँ, ये अभी स्टार्ट हुआ है। हाँ। अभी आहिस्ता आहिस्ता इसमें आगे बेहतरी आएगी। लेकिन फॉर नाउ जो रोगन के ऊपर आप जाके उसके गेस्ट की लिस्ट देख लें अब तक की, बाय लार्ज मार्जिन वो राइट विंगर्स गुजारता है। ठीक है। वो चाहे आईडब्ल्यू में से हो, चाहे आईडब्ल्यू भी राइट विंग में से शुमार होते हैं, लेफ्ट विंग में नहीं है। और या फार राइट के हो या राइट के हो, तो वो फिलहाल तो यही है कि वो उनकी अक्सरियत को बुलाता है, उन लोगों को अपने यहाँ ज्यादातर जगह देता है। और जिन लोगों को लेफ्ट विंग से बुलाता भी है ना, तो उनकी कुछ ओपिनियन ऐसी होती है जो राइट विंग के साथ भी चलती हैं। ठीक है। वो भी उन्हीं की बुनियाद पे आ रहा होता है, यानी कि ये फिर किसी टाइम पे बैठ के माइक्रोसॉफ्ट से एनालाइज करेंगे, लेकिन जनरली ऐसे ही होता है। अच्छा, ये तो हो गया जो रोगन। इसके बाद जो बड़ा तरीन प्लेटफॉर्म 2-3 और हैं, उनमें से हम एक को फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं। वो लेक्स फ्रीडमैन का है। लेक्स फ्रीडमैन जो है वो एक रशियन टाइप का आदमी है, और आपने उसको देखा ही होगा। डिसेंट का या रशिया का ही है अपने ख्याल से, वहीं से यानी कि उसे क्या कहते हैं, नेटिव बनता है शायद। ओके। तो उसने यहाँ पे आके आपको पता है वो सूट टाई पहन के बैठता है, उसका हमेशा ब्लैक सूट होता है और व्हाइट शर्ट होती है और ब्लैक टाई। मतलब वो बहुत सीरियसली लेता है अपने इस बिजनेस को। वरना पॉडकास्टिंग नॉर्मली जो है आपने हर जगह देखा होगा, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप बिल्कुल खुले डुले माहौल के अंदर करें। एंड आई थिंक आई एडमायर हिज केडेंस, जिस तरह वो कंडक्ट करता है ना, उससे थोड़ी एक फॉर्मल सी लुक मिल जाती है लोगों के ओपिनियन में। इसीलिए वो ज्यादातर
साइंसदान टाइप के लोगों को बुलाता है, या ऐसे लोगों को बुलाता है जो किसी टेक्निकल फील्ड में महारत रखते होते हैं, और फिर उनसे टेक्निकल सवालात के लिए प्रिपरेशन ही बहुत करता है। उसका कमाल ये है कि वो बाकायदा बड़े ही मुनासिब टेक्निकल सवालात पहले तैयार करता है। उसकी जो डाउन साइड है सिर्फ ये है कि वो पुश बैक बहुत कम करता है। जो रोगन की स्ट्रॉन्ग साइड ये है कि वो पुश बैक काफी करता है जिन चीजों की उसको समझ होती है। सही है। और वो उधर ही लाइव अपनी उसने टीम रखी हुई है, वो इंटरनेट पर वो चीज निकाल भी लेते हैं। मतलब एक बंदा अगर कोई बात कह रहा है साथ ही वो खोल भी लेगा कि अच्छा ये ऐसे है भी कि नहीं है। तो उसमें But there's a difference of sophistication and स्टाइल का एक फर्क है बड़ा। तो लेक्स फ्रीडमैन के अंदर ऊपर लोग इसलिए जाते हैं कि वहां पर उनको एक फ्री रन में मिलेगा टेक्निकल ओपिनियंस के इजहार के लिए। जो एक रिलेटिवली बेहतर इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है वो उनकी बात सुनेगी। जो रोगन की बात तो एक ट्रक ड्राइवर सुन रहा होगा, एक इंटेलेक्चुअल भी सुन रहा होगा, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो ब्लू कलर जॉब्स वाले होंगे, ऑडियंस उसी तरह की बिल्ड की हुई है। तो लेक्स फ्रीडमैन इस तरह की थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड ऑडियंस है। तो वो इसलिए उसका प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा मशहूर है और मिलियन फॉलोइंग होती है उसकी भी। उसका अभी आप देखें रिसेंटली उसने इंटरव्यू किया था जाके पुतिन का। यस, टकर कार्लसन ने भी किया है, लेकिन मतलब टकर कार्लसन ने किया था, उसका इंटरव्यू नहीं किया उसने, लेकिन वो रशिया गया था। लेकिन इसको बकायदा टाइम दिया पुतिन ने कि जी, और जेलेंस्की ने भी इससे जेलेंस्की का जाकर इंटरव्यू किया। और ये वो सारी चीज़ें ज़बानें भी जानता है, वो टिपिकल रशियन भी जानता है, जेलेंस्की की भी जानता है। तो ये उसकी एज भी थी। तो मेरा ख्याल है उसको इसीलिए इवन ये जो स्टेट एजेंसीज होती हैं इस तरह की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए भी बड़ा करामत समझती हैं। यानी वो इस लेवल का आदमी है कि उसके अंदर स्टेट्स भी इंटरेस्ट रखती हैं। सही। अच्छा, फिर आ जाए जी कॉन्स्टेंटिन किसिनती, एक ट्रिगोनोमेट्री के नाम से है। दूसरा भी एक साथी है, मुझे उसका नाम पता नहीं, क्यों याद नहीं रहता। कि दो वो हैं, ये भी रशियन है, रशियन डिसेंट के हैं लोग भी। और सॉरी, एक कॉन्स्टेंटिन किसिन तो है, दूसरे का मुझे नहीं पता डिसेंट। इनके प्रोग्राम्स बड़े इंसाइसिव होते हैं, ये भी टिपिकल राइट विंगर हैं। अच्छा। और कह सकते हैं कि लेफ्ट के बहुत से ख्यालात भी करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, उन पर ही बातचीत चलती रहती है। लेकिन वो जो टिपिकल राइट विंग कुछ प्रेजुडिसेस है ना, तो मैंने आपको बताया था कि सामने आई, या ये एंटी इमिग्रेशन है, या इमिग्रेशन कंट्रोल में बिलीव करते हैं, इस्लाम के बहुत खिलाफ है, अपनी जो ये ब्लैक के रेशियल तरीके से जो चीजें चल रही हैं उसमें ये बड़ी अपनी एक ओपिनियन रखते हैं, इंटीग्रेशन के हवाले से इंटीग्रेशन के बड़े खिलाफ हैं। इस तरह की चीजें तो टिपिकल राइट विंग है, वही आपको उधर भी मिलेंगी। सही। लेकिन उनके इंटरव्यू करने का अंदाज जो है ना, वो थोड़ा ज्यादा आप कह लें कि स्कॉलरली है। वो ज्यादा अच्छे सवालात करते हैं, उतने अच्छे सवालात आपको नहीं मिलेंगे, एकेडमिक सवालात नहीं मिलेंगे आमतौर पे जो रोगन के ऊपर, या अभी हम आगे बात करेंगे थियो वॉन पे, कैंडस ओवंस पे, क्रिस विलियमसन भी है, वो पूरी इनकी कैटेगरी का आदमी से बात करते हैं। तो ये वो जो है कॉन्स्टेंटिन किसिंग के जो प्रोग्राम्स है ना, उस पे कुछ कंट्रोवर्शियल तरीन प्रोग्राम्स चले हैं, और जिनकी वजह से आप कहें कि उनका प्लेटफॉर्म भी बहुत ज्यादा हिट हो गया। और फिर माशरे के अंदर ऐसी डिस्कशन स्टार्ट हुई, जिन डिस्कशंस की बुनियाद पे, यानी जैसे कोविड के अंदर जो रोगन का प्लेटफॉर्म आई ऑफ द स्टॉर्म बन गया ना, बिल्कुल उस तरह इलेक्शनरिंग के अंदर और इजराइल पैलेस्टाइन वॉर के अंदर इनका कॉन्स्टेंटिन किसिंग का ये ट्रिगोनोमेट्री जो प्लेटफॉर्म है, इसने आई ऑफ द स्टॉर्म इख्तियार कर लिया। जरा वो बताइए, वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप और जाके बाद में कुछ सुनना चाहिए तो उसको क्यों भी मिल जाए। हाँ, ये जो 7 अक्टूबर का जैसे ये मामला हुआ था, इसके फौरन बाद उन्होंने प्रोग्राम किया था जिसमें इन्होंने बुलाया था सैम हैरिस को और एरिक वाइनस्टीन को। मैं समझता हूँ वो प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे उनके वेस्ट के व्यू को समझने के लिए। सही। और उसके आगे पीछे ही इन्होंने प्रोग्राम किया था ट्रम्प के ऊपर, जिसमें सैम हैरिस को उन्होंने बुलाया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्रोग्राम से बहुत जनाब प्रेस जनरेट की और लोगों को बातचीत करने का मौका मिला, और वो होता है ना, उसके बाद हर बंदा एक क्लिप बना के उसके ऊपर अपनी कमेंट्री कर रहा होता है। जैसे अभी रिसेंटली डेव स्मिथ और डगलस परे के जो रोगन पे डिबेट के नतीजे में हुआ है। सही। तो वो अगर आप जाके लोग प्रोग्राम देखें, बल्कि रिसेंटली मैंने उसका प्रोग्राम देखा ट्रिगोनोमेट्री का, बड़ा जबरदस्त था। उन्होंने एक मुसलमान पाकिस्तानी को बुलाया हुआ था इंग्लैंड से, जो बेसिकली तो सारे उस रेप कल्चर भी बात करना चाह रहे थे, लेकिन वो कजन मैरिजेस को उनका बड़ा मेन उनका फोकस था। ग्रूमिंग वाला जो स्कैंडल था। हाँ, ग्रूमिंग स्कैंडल को उन्होंने भी डिस्कस किया, लेकिन उनका मेन जो फोकस था उस प्रोग्राम में मेरे ख्याल से वो कजन मैरिजेस था। बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है, देखने वाला है। इसी तरह उसके भी जो 6 साल पहले उन्होंने एक बड़े एक्सपर्ट को बुलाया था, उनका नाम भूल गया,
जो मार्क्सिज्म को उन्होंने एक नए एंगल से डिस्कस किया था। Okay. और ये जो रिसर्जेंस है आप मार्क्सिज्म की, आप देख रहे हैं अमेरिका के अंदर बर्नी सैंडर्स और एओसी वगैरह और बाकी बहुत से लेफ्ट विंग के एक्सट्रीम, यानी लेफ्ट विंग असल में तो मार्क्सिज्म से पढ़ना शुरू हुआ था ना, हाँ, ऐसे लेफ्ट विंग तब कराना उसकी शुरू। जो फॉर्म अभी एग्जिस्ट करती है आपकी, उसकी मार्क्सिज्म उस तरह तो हाँ, हो चुका है वो। तो वो भी प्रोग्राम बहुत जबरदस्त था जिसमें उसने पूरा बताया दोबारा कि रशिया के अंदर, क्योंकि रशिया से सारी खबरें आती भी नहीं ना आपको क्या हो रहा है अंदर जी। तो जो लोग एक्सपर्ट्स थे फिर वो एक्सपर्ट्स को बुलाता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो फिर आके बड़ी जबरदस्त डिटेल शेयर करते हैं। तो मेरा ख्याल है ट्रिग्नोमेट्री भी जरा इंटेलेक्चुअल तरीके से आपने अगर चीजों को अप्रोच करना है उसके लिए बहुत ही क्लास का एक पॉडकास्टिंग का प्लेटफॉर्म है। ठीक है वो भी बायस्ड है, मैंने बताया ना कि आपको कोई बायस के बगैर नहीं मिलेगा। ठीक है, बस राइट विंग बायस होगा, हाँ, अभी हम लेफ्ट विंग की बात करेंगे क्योंकि वो कुछ मशहूर प्लेटफॉर्म है। जी जी। लेकिन ये है कि राइट विंग के ये एक मशहूर प्लेटफॉर्म है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया डेली वायर। डेली वायर कोई एक बंदे का दो बंदों का नाम नहीं है, कि ठीक है उसके मशहूर तरीन फाउंडर्स में से हैं और प्लेटफॉर्म उनका बहुत मशहूर है, बेन शपीरो का। वो एक ऑर्थोडॉक्स जू है और उसको इतना मेन प्लेटफॉर्म मिला, आपको पता है वो भी टोपी भी पहनता है सर के ऊपर, उस तरह वाली किप्पा भी पहनता है और लेकिन वो बहुत क्लास का आउटस्पोकन आदमी है, वकील है खुद, और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है अपने माशरे के अंदर और अपना एक किस्म का वकील समझा है तमाम राइट विंग के कॉजेज के लिए। और रिपब्लिकन उसको मतलब तो काफी प्रॉफिट समझते हैं, यस, उसको बहुत ओन करते हैं और कोई भी मामला होता है उसमें सबसे पहले वो सबसे आगे बढ़ के जब वो खुल के खेलता है, वो खुल के एक आर्टिकल लिख देता है। और मतलब जेएफके की ऐसी फाइल आई थी जी। उसने आर्टिकल लिखा अभी रिसेंटली कि जनाब कि बस खत्म करो ना जेएफके के ड्रामे को, नोबडी केयर्स। ठीक है, उस टाइम पे ऐसी बात कर रहा, कहते वो बहुत फ्लेग्रेंट ओपिनियंस लेकर आता है लेकिन कमाल कर देता है कि मतलब मैं उसको उससे मैं हर चीज पे इख्तलाफ रखता हूँ लेकिन मैं समझता हूँ कि बातों को बहुत जबरदस्त तरीके से बयान करता है, रिलीजियस भी है। तो उसका प्लेटफॉर्म अपना जो पॉडकास्टिंग है वो खास कर से रिलीजियस इश्यूज के लिए, खास कर से ये जो जुडियो क्रिश्चियन की वैल्यूज की इस्लाम के साथ जंग चल रही है इसके लिए बहुत अहम उसका प्लेटफॉर्म है। मैं समझता हूँ लोग अगर उसको इस मकसद से फॉलो करना चाहें तो बड़े क्लास के उनको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। जो अभी करंट जो अलायंस है उसके बारे में भी इनको जरा थोड़ी सी इंसाइट मिलेगी, वेयर दे स्टैंड ऑन दिस। कौन सा अलायंस? जो जूडो क्रिश्चियन अलायंस है। हाँ यस बिल्कुल, वो उसके लिए बहुत अहम है। जेरेमी बोरिंग है उसका सीईओ, लेकिन वो बहुत कम प्रोग्राम करता है, वो बेसिकली को पॉडकास्टर नहीं है, कभी बार एक प्रोग्राम कर देता है लेकिन उसके प्लेटफॉर्म से राइट विंगर्स बहुत जो है ना, दो जो मशहूर हैं वो मैट वॉल्श है और माइकल नोल्ड, माइक नोल्ड या माइकल नोल्ड। ये दोनों जो है ना ये राइट विंग की पोजीशंस को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। देखिए राइट विंग की कुछ वैल्यूज तो वो है जो मैं समझता हूँ कंजर्वेटिव वैल्यूज हैं। हम पाकिस्तान में जितने भी लेफ्ट विंग मौजूद हैं वो हमारी वैल्यूज रहेंगी। हम फ्रेंड फैमिली पे बिलीव करते हैं और फैमिली को के स्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए कोई भी चीजें आए वहाँ भी राइट विंग उस पर एक रिएक्शन शो करता है और उसको रिटेन करना चाहता है। हम चाहे लिबरल भी हो, हम चाहते हैं कि फैमिली स्ट्रक्चर बाकी रहे एज मुस्लिम, तो हमारे साथ वो बहुत मैच करते हैं। तो मैट वॉल्श का असल जंग ही इसके बारे में, जब आपको पता है थोड़ा सा पहले ये पागल बना अमेरिका में शुरू हुआ था कि हु इज अ वुमन, हाउ वुड यू डिफाइन अ वुमन, यानी हद हो गई थी ना कि ठीक है आपने ट्रांस राइट को सपोर्ट करना है कुछ करना है लेकिन उसकी वजह से आप पूरा जो सदियों से चली आ रही है, टाइम मेमोरियल से चले आ रहे हैं, दो सेक्सेस मेल और फीमेल, उनको ही आप डाउटफुल करना चाह रहे हैं। तो वो इस सारी जो है वो जंग के अंदर मैट वॉल्श, माइक नोल्स, बेन शपीरो, ये लोग बहुत वाज़ेह जगह पे खड़े हुए थे और सही सेंस दे रहे थे। उनके प्लेटफॉर्म को फॉलो करें, मेरे ख्याल से वो जो वेस्ट के अंदर बहुत से मिसाइल पैदा होते हैं और वेस्ट के सारे मिसाइल आज तो हमारे अंदर नहीं पैदा होते लेकिन वो बेसिकली एक मुस्तकबिल आप देख रहे होते हैं, वो कल को पैदा होने होते हैं, बढ़ तो उसी तरफ कल को पैदा होने होते हैं। Yes. तो उसके अंदर आपको मिलेंगे कि वो कितने क्लास के पॉइंट्स देते हैं और उन्होंने एक बाकायदा वो मूवीज भी डायरेक्ट करते हैं, बनाते हैं, डेली वायर को सपोर्ट करती है। माइक नोल्स को मैं उतना जबरदस्त नहीं समझता, वो ज्यादा रिलीजियस है लेकिन मैट वॉच को बहुत जो है ना कंजर्वेटिव वैल्यूज को सपोर्ट अच्छे तरीके से करता है और उसकी ऑडियंस भी बड़ी तगड़ी है। इन्हीं के प्लेटफॉर्म से दो खवातीन जो बहुत ज्यादा मशहूर हुई, तो वो अब दोनों की दोनों एक जायंट्स बन चुकी हैं पॉडकास्टिंग की दुनिया की। एक कैंडिस ओवंस है और एक ब्रेट कूपर है। कैंडिस ओवंस मिड लाइफ टाइप की खातून है, ब्रेट कूपर तो बिल्कुल अभी यानी कि आप एक न्यूली मैरिड खातून है, अपनी अर्ली 20s में है और इन दोनों ने दे जस्ट शॉट टू फेम। ठीक है, इन दोनों ने फिर अल्टीमेटली डेली वायर छोड़ दिया, इन दोनों के इख्तिलाफात हुए उनसे और दोनों ने अपने अपने प्लेटफॉर्म बना लिए और वो प्लेटफॉर्म स्काई रॉकेट। यानी उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि जो रोगन को
डिसलॉन्च कर दिया गया है बाज पॉडकास्ट की तरफ से। तो इसमें कैंडेस ओवंस एक है। कैंडेस ओवंस का बताएं कि हाउ कम he landed on this and far right, क्या हुआ इसका तब? यार मैं इस पर बड़ी तफसील से बात करना चाहूंगा। मैं समझता हूँ कि आज के लिए ये काफी नहीं हो गया, इसी को हम पार्ट 2 के अंदर कंटिन्यू कर लें, क्योंकि अभी बहुत सारे पॉडकास्टर्स पड़े हुए हैं। ठीक है। और कैंडेस ओवंस को और ब्रेट कूपर को और जो लेफ्ट विंग के बाकी कुछ लोग रह गए हैं, अभी राइट विंग में भी कुछ रहते हैं, उनको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, ये पार्ट 1 के लिए ठीक है। we'll continue it next. Thank you for joining, Adan. I hope this candid way of doing it will take off, हम इसको continue रखेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम।